हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हम लोग देख रहे हैं बीपीएससी के लिए घटना चक्र। करेंटली हम लोग भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने विश्व का भूगोल जो है उसको ख़त्म कर दिया है। हिस्ट्री भी ख़त्म हो चुकी है, साथ ही पॉलिटिकल लेक्चर्स भी हैं जो घटना चक्र से हमने ख़त्म कर दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे भारत के भूगोल के ही आगे के क्वेश्चन हैं। तो पहला क्वेश्चन है आज का हमारा, कोयला उत्पादन में राज्यवार घटता क्रम क्या है। तो यहाँ पे पुराने ऑप्शंस दिए हुए हैं क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो काफ़ी पुराना 1999 का है, जिस टाइम पे डिवीज़न नहीं हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे अब डिवीज़न के बाद बिहार से झारखंड, ठीक है, तो झारखंड पहले नंबर पे हो जाएगा। उसके बाद आता है उड़ीसा, फिर आता है छत्तीसगढ़ और फिर आता है वेस्ट बंगाल। तो ये चार सीक्वेंस जो है इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर सकते हैं आप लोग। ठीक, तो करंट सीक्वेंस जो है वो उसी हिसाब से है, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और वेस्ट बंगाल। ठीक, यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड दिया हुआ है। ये जो सीक्वेंस है ये चेंज होते रहते हैं, ये सभी जो जगहें हैं आपस में बदलती रहती हैं। तो मैंने जो आपको बताया बस वो सीक्वेंस याद रखिएगा, वो मैंने करंट डेटा आपको बताया है। नेक्स्ट है कोरबा कोयला क्षेत्र कहाँ पे स्थित है। तो ये स्थित है छत्तीसगढ़ में। कोरबा कोयला क्षेत्र ये हसदेव नदी बेसिन में स्थित है। हसदेव नदी जो है वो उसके पास बहती है। कोरबा जिला जो है छत्तीसगढ़ में स्थित है, जो कि कोयले के लिए फेमस है। इसके साथ ही यहाँ पे एक कोरबा ताप विद्युत केंद्र भी स्थित है, थर्मल पावर प्लांट भी स्थित है। नेक्स्ट है पश्चिमी सिंहभूम में स्थित चिरिया की सबसे प्रसिद्ध विशेषता क्या है। तो अगर हम सिंहभूम की विशेषता की बात करें तो ये है एक लौह अयस्क खनन क्षेत्र। ठीक है, आयरन ओर का जो एक्सकेवेशन होता है वो यहाँ पे होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। सिंहभूम कहाँ पे स्थित है, तो झारखंड में स्थित है। ठीक है, झारखंड में स्थित है। नेक्स्ट है किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया गया था। तो किया गया था पूछ रहा है, किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया गया था। तो यहाँ पे वो चूना पत्थर गलत हो जाएगा। रूटाइल जो है वो किसका और है, ये मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था, तो ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा कि रूटाइल जो है वो किसका अयस्क है। नेक्स्ट आता है हेमाटाइट। तो हेमाटाइट जो है वो आयरन का है, आयरन का ओर है। तो यहाँ पे पिच ब्लेंड जो कि यूरेनियम का अयस्क है, उसी से रेडियम भी प्राप्त किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे पिच ब्लेंड जो है एक प्रकार का ओर है, किसका है, यूरेनियम का है, और इससे रेडियम नामक एक रेडियो एक्टिव रसायन जो है, जो जिसका प्रतीक है Ra, इसको प्राप्त किया गया था। यहाँ पे गलत स्पेलिंग है, यहाँ पे Ra। तो यहाँ पे रेडियम के बारे में हम कुछ बातें जान लेते हैं। रेडियम जो है ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। रेडियो एक्टिव का अर्थ ये होता है कि ये कार्सिनोजेनिक होता है। कार्सिनोजेनिक, इसका मतलब ये होता है कि ये कैंसर कारक होता है। तो पहले जब इसको खोज की गई थी तो इसको एक नॉर्मल एलिमेंट के रूप में जाना जाता था। ये रेडियो एक्टिव है, इसके बारे में आइडिया नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पे एक रेडियम गर्ल्स की स्टोरी बहुत फेमस है, जिसके बारे में आप लोग कहीं पे भी सर्च कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि रेडियम गर्ल्स जो थी ये उस कारखाने में काम करती थी जिसमें रेडियम जो था उस पर वर्क किया जाता था। अब क्योंकि ये आइडिया नहीं था कि ये रेडियो एक्टिव है, एक्टिव एलिमेंट है, पर ये चमकीला हुआ करता था, तो इसको एज अ मेकअप के रूप में यूज़ करती थी या फिर कुछ और आर्टिफिशियल अपने फेस पे अप्लाई करती थी। तो उसके बाद जब इनको कैंसर हो गया तो बाद में एक्टिविटी पता चली कि ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं जिनको पहले खोजा गया था, लेकिन उनकी सीरियसनेस के बारे में लोगों को पता नहीं था, उनके हार्मफुल इफेक्ट क्या हो सकते हैं इसके बारे में लोगों को पता नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा पिच ब्लेंड। नेक्स्ट है भारत का पहला पन बिजली शक्ति केंद्र यानी कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन जो है वो कहाँ पे आरंभ किया गया था। तो यहाँ पे पहला पूछ रहा है, पहला जो है वो दार्जिलिंग में आरंभ किया गया था, लेकिन यहाँ पे ऑप्शंस में दिया नहीं है, तो ऑप्शंस के हिसाब से हम शिव समुद्रम के साथ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भारत का प्रथम जो जल विद्युत संयंत्र है ये पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग के निकट सिद्रपोंग ये यहाँ पे हमारा पहला जल विद्युत संयंत्र जो है वो स्थापित किया गया था 1897-98 में। उसके बाद जो दूसरा है वो कर्नाटक में मांड्या जिले में शिव समुद्रम में स्थित किया गया था, जो कि 1902 की घटना है। तो इसके निकट एक कोलार स्वर्ण की खदान हुआ करती थी, उसमें विद्युत आपूर्ति के उद्देश्य से इस संयंत्र को स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ऊर्जा उत्पादन
एवं उपभोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है बताना है हमें। तो पहला स्टेटमेंट है, गत दशक में भारत में ऊर्जा उत्पादन में ह्रासमान प्रवृत्ति लक्षित हुई है। नेक्स्ट है, विश्व में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग भारत में न्यूनतम है। नेक्स्ट है, भारत में उत्पादित कुल व्यावसायिक ऊर्जा में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत का योगदान जो है वो 1% से कम है। भारत में ऊर्जा का उपभोग करने वाले मुख्यतः क्षेत्र उद्योग हैं। तो अभी ये वाला तो स्टेटमेंट सही है हमारा इंडस्ट्रीज़ के हिसाब से। बाकी जो स्टेटमेंट है, क्योंकि ये 2005 का क्वेश्चन पूछा गया है, तो उस हिसाब से हमारा ये वाला जो ऑप्शन हो जाएगा वो सही हो जाएगा कि ये कथन जो है वो सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है? तो यहाँ पे गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत का जो योगदान है वो 1% से भी कम है। ठीक है, लेकिन करंट स्टेटस की बात करें तो यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो कि मुझे सही नहीं लग रही हैं, जैसे कि विश्व में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग भारत में मिनिमम है। तो मुझे नहीं लगता ऐसा पॉसिबल है। हो सकता है उस समय रहा होगा। और इसके साथ ही गत दशक में भारत में ऊर्जा उत्पादन में लॉस हुआ है, तो ये भी मुझे नहीं लगता है। हो सकता है 2005 के हिसाब से ये स्टेटमेंट सही रही हो, पर अभी करंट के हिसाब से तो ये भी गलत है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, भारत में कपिते लौह इस्पात संयंत्र जो है वो पश्चिमी घाट से होकर आयोजित किए गए हैं। इस उद्योग की ऐसी अवस्थिति का प्रमुख कारण क्या है? तो ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है कि आयरन या स्टील जो संयंत्र है वो पश्चिमी तट पे में ज़्यादा इंस्टॉल किए गए हैं, इसका प्रमुख कारण पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे पश्चिमी तटीय क्षेत्र में अधिकाधिक नाभिकीय ऊर्जा जनन, तो यहाँ पे न्यूक्लियर एनर्जी जो होती है उस ज़्यादा होती है, इसीलिए यहाँ पे आयरन स्टील संयंत्र ज़्यादा लगे हुए हैं, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, गोवा और मध्य प्रदेश के कुछ भाग जो हैं में उत्तम श्रेणी के लौह अयस्क निक्षेपों का मिलना और इस क्षेत्र में से इस्पात निर्यात की तुलनात्मक सुविधा उपलब्ध होना, ये कारण सही है। ठीक है, तो गोवा और एमपी के कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे बहुत अच्छी क्वालिटी के आयरन स्टील प्रोडक्ट्स मिलते हैं, और साथ ही यहाँ पे जो निर्यात की सुविधा, एक्सपोर्ट की सुविधा है वो भी उपलब्ध है। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं और उनकी कुल लंबाई तकरीबन कितनी है? ठीक है, तो यहाँ पे कुल नेशनल हाईवेज पूछ रहा है, नेशनल हाईवेज। अभी ये जो क्वेश्चन है ये 1992-93 का है, तो यहाँ पे डेटा जो है वो काफ़ी पुराना दिया हुआ है, तो ये सभी डेटा जो है वो हम लोग नहीं देखेंगे। करंट डेटा जो है, नेशनल हाईवेज जो है उनकी संख्या है 599, और इनकी कुल लंबाई की बात की जाए तो वो है 145 किलोमीटर, इसको याद कर सकते हैं आप लोग। तो 599 कुल नेशनल हाईवेज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले रेल मार्ग तैयार हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1853 में। भारत में लॉर्ड डलहौजी के काल में सर्वप्रथम रेल मार्ग जो है वो 1853 में बनकर तैयार हुआ था। ठीक है, 16 अप्रैल 1853 को मुंबई यानी उस टाइम का बॉम्बे और ठाणे के बीच में पहली ट्रेन जो है वो चलाई गई थी। ये जो दूरी है लगभग 34 किलोमीटर है, और यहाँ पे स्टेशन में 14 सवारी डब्बे थे, मतलब इस ट्रेन में, और साथ ही इसमें 400 मेहमान यात्रियों को लेकर दूरी तय की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ी लाइन की दो पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है? ठीक है, तो यहाँ पे बड़ी लाइन और छोटी लाइन दो तरह का आपने पढ़ा होगा, देखा होगा, दो तरह की पटरियाँ होती हैं। तो जो बड़ी लाइन होती है इसके बीच में होता है 5.5 फीट की दूरी। इसके साथ ही अगर छोटी लाइन की बात की जाए तो इसके बीच में होती है 76.2 सेंटीमीटर, याद कर सकते हैं आप, लगभग 76 सेंटीमीटर होती हैं या फिर 61 सेंटीमीटर होती हैं। ठीक है, तो इतनी दूरी होती है, यानी कि लगभग एक मीटर से भी कम की दूरी होती है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारमुगांव पत्तन जो है पोर्ट जो है वो कहाँ पे स्थित है? ठीक है, तो ये गोवा में स्थित है। मारमुगांव जो है वो गोवा में स्थित है, जुआरी नदी पे स्थित है ये, और ये एक निर्यात प्रधान पोर्ट है। ठीक है, गोवा राज्य में जुआरी नदी पे स्थित है। नेक्स्ट है, भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह किस राज्य में स्थापित है? तो ये पुराना डेटा है। ठीक है, 13वां मतलब उस टाइम पे महाराष्ट्र में बनाया गया था इसको। 2020 का प्रश्न है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इंडिया में करेंटली कितने पोर्ट हैं। ठीक है, तो कितने पोर्ट्स हैं
नंबर ऑफ पोर्ट्स कितने हैं, इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। नेक्स्ट है सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी कहाँ पे स्थित है? ठीक है, सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी गुड़गांव में स्थित है। ठीक है, गुड़गांव में स्थित है, जो कि हरियाणा में है। तो हरियाणा के गुड़गांव या फिर गुरुग्राम में स्थित है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। पहले इसको पक्षी अभ्यारण्य यानी कि बर्ड सेंचुरी जाना जाता था, अभी ये नेशनल पार्क है। ठीक है, अंटार्कटिका में भारत के तृतीय शोध केंद्र का नाम क्या है? ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड रिसर्च सेंटर जो है वो अंटार्कटिका में बनाया गया भारत के द्वारा, जिसका नाम है भारती। ठीक है, तो दक्षिण गंगोत्री जो है वो भारत का पहला रिसर्च सेंटर था, जो कि स्थापित किया गया था 1983-84 में। कहाँ पे? अंटार्कटिका में। उसके बाद इन्होंने मैत्री की स्थापना की थी 1988-89 में। तो दक्षिण गंगोत्री के बाद मैत्री आया था, और अभी करेंटली जो है 2012 में स्थापना की गई थी भारती की। ठीक है, तो यहाँ पे दक्षिण गंगोत्री जो है वो अभी डिकमीशन हो गया है, और भारती जो है वो अभी भी वर्किंग है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? ठीक है, यानी कि कोरल रीफ जो है वो नहीं पाई जाती है। तो यहाँ पे कैम्बे की खाड़ी सही आंसर हो जाएगा। बे ऑफ कैम्बे में नहीं पाई जाती है। मन्नार की खाड़ी में पाया जाता है। इसके साथ ही कच्छ की खाड़ी में लक्षद्वीप और मिनिकॉय तो बने ही उसी के हैं। ठीक है, और उपयुक्त में से ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि हमारा कैम्बे की खाड़ी जो है वो सही ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे गुजरात का अगर हम लोग कुछ स्ट्रक्चर देखें तो इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर बना हुआ है। ठीक है, तो ये जो हिस्सा है ये है रन ऑफ कच्छ कहलाता है ये। यहाँ का जो हिस्सा है ये कहलाता है गल्फ ऑफ कच्छ, और ये जो हिस्सा है ये कहलाता है गल्फ ऑफ कैम्बे या फिर खंबात। ठीक है, तो गल्फ ऑफ खंबात और कैम्बे एक ही है। यहाँ पे कोरल रीफ्स नहीं पाए जाते हैं। तो कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं? तो कच्छ की खाड़ी में, साथ ही मलवान क्षेत्र में, लक्षद्वीप में, मन्नार की खाड़ी में, और अंडमान निकोबार में। नेक्स्ट यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है, अभी हमने भूगोल भी सारा खत्म कर दिया है। ठीक है, घटना चक्र में जितना दिया हुआ था उसमें विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल, ठीक है, ये दोनों ही टॉपिक खत्म हो गए हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है भारतीय अर्थव्यवस्था यानी कि इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, इस पे भी प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। कैसे बनते हैं प्रश्न? तो बजट पे प्रश्न आता है। किसी भी एग्जाम में बजट पे क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। हो सकता है स्टेट का बजट में कुछ ऐसी बातें हो उसके बारे में पूछा जा सकता है। सेंट्रल का जो बजट है उस पर पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इकॉनमी जो है ये ऐसा टॉपिक जिसमें कभी तो बहुत अधिक संख्या में प्रश्न पूछे जाते हैं। बजट के अलावा भी इकोनॉमिक्स के बेसिक्स पे प्रश्न पूछे जाते हैं, और कभी तो 4-5 ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे इसकी गारंटी नहीं है कि कितना वेटेज होगा, पर प्रश्न आते ज़रूर हैं, इसलिए हम इसको अवॉइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय आय यानी कि नेशनल इनकम का जो मुख्य सोर्स है वो क्या है? तो कृषि है। भारत जो है वो एक एग्रीकल्चर प्रधान देश है। यहाँ पे जो प्रमुख स्रोत है वो है कृषि। ठीक, तो करंट डेटा की बात की जाए तो यहाँ पे जो सर्विस सेक्टर है वो 53% है। इसका योगदान जीडीपी में, इसका योगदान 53% है। अगर हम औद्योगिक क्षेत्र या फिर सेकेंडरी क्षेत्र की बात करें तो वहाँ पे 28.2% है। कृषि क्षेत्र या फिर प्राइमरी सोर्स की बात करें तो 18.8% है। तो प्रश्न जो है पूछा गया है 1994 का, तो उस समय इन सभी ऑप्शंस में कृषि जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बट अगर हम लोग करंट स्टेटस की बात करें तो सर्विस सेक्टर जो है वो सबसे बड़ा क्षेत्र है। ठीक है, नेक्स्ट आता है, भारत की उन्नति संतोषजनक रही है। तो ये भी जो प्रश्न है ये 1994 का पूछा गया है। उस समय भारत की उन्नति जो है वो संतोषजनक रही है कुल राष्ट्रीय उत्पाद में बढ़ोतरी के संबंध में। ठीक है, बाकी सभी ऑप्शंस गलत हो जाएंगे। तो ये उस समय की बात कर रहा है, ये हमारे करंट के क्वेश्चंस के लिए सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय की जो गणना होती है इसके लिए एक समस्या है। कौन सी समस्या है? तो यहाँ पे असंगठित क्षेत्र काफ़ी ज़्यादा है। अनऑर्गेनाइज्ड
जो एरियाज़ हैं, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर हैं और इनकी इनकम के बारे में भी हमें पता नहीं चल पाता है, तो क्लियर डेटा नहीं मिल पाता है, इसीलिए राष्ट्रीय आय की गणना में ये एक समस्या के जैसा लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन जो है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो नेशनल इनकम का जो कैलकुलेशन है किसके द्वारा किया जाता है? कई बार पूछा गया प्रश्न है ये। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारा CSO, ये नेशनल इनकम का कैलकुलेशन करता है। ठीक है, ठीक है। CSO जो है वो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस में करेंटली बदल चुका है। पहले इसका नाम केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन हुआ करता था, अब ये NSO हो गया है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन या ऑफिस। तो इसके द्वारा एक रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है जिसका नाम है नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक, और राष्ट्रीय आय की जो कैलकुलेशन है उसको प्रकाशित किया जाता है। इसका जो आधार वर्ष है, तो जो बेस ईयर लिया जाता है वो है 2011-12। ठीक है, तो यहाँ से कंपैरिजन करके जो सारे कैलकुलेशन है किया जाता है। नेक्स्ट है, आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचकांक किसके द्वारा प्रदान किया जा सकता है? ठीक है, तो आर्थिक विकास यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो सबसे अच्छा सूचकांक है यानी कि इंडेक्स है वो कौन सा है? तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आर्थिक विकास। हमें कैसे पता चलेगा कि हर व्यक्ति के पास कितना अमाउंट है, कितना आय है। ठीक है, तो यही प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में जो वृद्धि होती है यही होता है हमारे आर्थिक विकास का सूचक। ठीक है, तो हर व्यक्ति जो है प्रति वर्ष उसकी सैलरी में कितना इंक्रीज़ हो रहा है, कितना अमाउंट जो है वो इकोनॉमिकली वो डेवलप हो रहा है, यही होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का इंडेक्स। नेक्स्ट है, भारत में औद्योगिक क्षेत्र स्पेसिफिकली इंडस्ट्रियल एरिया के बारे में पूछ रहा है। इसकी उपलब्धि को मापने के लिए कौन सी संस्था जो है वो औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक को जारी करती है? ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा नेशनल इनकम कौन जारी करता है, तो मैंने आपको बताया CSO या फिर अभी करेंटली NSO में बदल गया है ये। बट अगर हम सर्विस सेक्टर इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करें, तो अगर हमें इंडस्ट्रियल उत्पादन के सूचकांक को जारी करना है तो उसके लिए कौन सा संस्था होगी? तो इनमें से कोई नहीं है, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन हो जाएगा। तो भारत में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक जो है इसकी गणना NSO के द्वारा ही की जाती है। तो इंडस्ट्रियल इंडेक्स ऑफ प्रोडक्टिविटी नाम से आर्थिक सांख्यिकीय विभाग है जिसके द्वारा ये आंकड़े जो हैं जारी किए जाते हैं। बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों पर देश की तुलना में कम है, वर्ष 18-19 में यह था। तो यहाँ पे 2020 का प्रश्न पूछा गया। 18-19 में प्रति वर्ष जो आय है वो पूछा गया, तो तब 33% हुआ करती थी। राष्ट्रीय औसत का 33% जो है वो बिहार की प्रति व्यक्ति की आय हुआ करती थी। ठीक है, यहाँ पे ये सभी डेटा पुराने हैं, हम लोग इसमें कोई भी डेटा जो है वो नहीं देखेंगे। नेक्स्ट है, भारत को एक अल्प विकसित देश कहा जाता है, उसकी मतलब किस कारण से भारत को अल्प विकसित देश कहा जाता है? ठीक है, तो पहला दिया हुआ है नियोजन की आवश्यकता के कारण, तो यहाँ पे प्लानिंग की आवश्यकता है, नीड है। ठीक है, दूसरा है तीव्र गति से जनसंख्या में वृद्धि, ये तो सही है। कृषि पर अधिक निर्भरता के कारण, ये भी सही है, हम लोग कृषि पे ज़्यादा डिपेंडेंट हैं। नेक्स्ट है औद्योगिक उन्नति की मंद गति के कारण। ठीक है, तो जो हमारी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है वो थोड़ी स्लो पेस की है, तो ये भी सही ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन नंबर D हमारा सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, भारत में आर्थिक विकास अवरुद्ध क्यों रहता है, इसका कारण क्या है? ठीक है, तो यहाँ पे स्लो पेस पे क्यों चलता है हमारा जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, इसके बारे में पूछ रहा है। तो पहला है अकुशल कृषि व्यवस्था के कारण, ये सही है। अनियमित औद्योगिकरण के कारण, ये भी सही है। पाश्चात्य सामाजिक अभिवृत्ति के कारण, ये भी सही है हमारा, कि हम लोग वेस्टर्न सोसाइटी की तरफ इन्फ्लुएंस रहते हैं। ठीक है, तो ये सभी कारण सही हो जाएगा, तो उपयुक्त सभी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर D। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? ठीक है, तो हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? ये हमारी अर्थव्यवस्था से संबंधित है, यहाँ पे GDP से संबंधित है, तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से संबंधित है हिंदू वृद्धि दर। प्रोफेसर राजकृष्ण नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने 1981 में अमेरिकन एसोसिएशन में
बोलते हुए एक हिंदू वृद्धि दर शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, तो उनके अनुसार ये जो शब्द है ये उन्होंने जीडीपी के लिए यूज़ किया था। ठीक है, तो यहाँ पे जीडीपी हो जाएगा सही ऑप्शन। नेक्स्ट है, भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मार्जिनल फार्मर्स होते हैं, जिनको हम लोग सीमांत कृषि कहते हैं, कृषक कहते हैं, तो वो जो होते हैं उनके पास 1 हेक्टेयर से भी कम की भूमि होती है। ठीक है, तो सीमांत कृषि भूमि कितनी होती है, 1 हेक्टेयर से भी कम के आकार की भूमि होती है। ठीक है, 2 हेक्टेयर, 1 से 2 हेक्टेयर हो गए जिसके पास, उसको छोटी का जोत कहा जाएगा। 2 से 4 हेक्टेयर को अर्ध मध्यम भूमि का आकार है उनके पास। मध्यम आकार होता है 4 से 10 हेक्टेयर, और बड़ी भूमि जो होती है वो होती है 10 हेक्टेयर से भी अधिक। ठीक है, तो इस डेटा पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 1 हेक्टेयर से कम तो सीमांत कृषि होगी, 1 से 2 हेक्टेयर वो छोटी कृषि होगी, 2 से 4 अर्ध मध्यम, 4 से 10 हमारा मध्यम होगा, और बड़ी जो हो जाएगी, बड़ी भूमि, वो 10 हेक्टेयर से अधिक हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है। तो यहाँ पे मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है, इसका निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे 1965 में कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की गई थी। बाद में इसका नाम बदलकर कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कर दिया गया था 1985 में। ठीक है, इसका मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में स्थित है, और इसके द्वारा मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP का निर्धारण किया जाता है। नेक्स्ट है, भारत में अर्थ शोधन निवारण अधिनियम कब से लागू हुआ। तो भारत में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है, इसको कब इम्प्लीमेंट किया गया था। तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा करेक्ट 2005। ठीक है, 2005 में लागू किया गया था 1 जुलाई 2005 से। और ये जो अधिनियम है ये अर्थ शोधन निवारण अधिनियम 2002 है। इसको बाद में अमेंडमेंट किया गया, संशोधन किया गया इसमें, और 2009 में आया। उसके बाद ये 2009 से लागू हुआ। उसके बाद इसको फिर से 2012 में इसको फिर से संशोधित किया गया, फिर ये 2013 में लागू हुआ। तो यहाँ पे करंट ऑप्शन जो है हमारा 2017 का पूछा गया प्रश्न है, कब लागू हुआ था, तो 2005 में लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने अखिल भारतीय थोक कीमत सूचकांक के लिए आधार वर्ष 2004-5 से बदल के किस वर्ष को बनाया गया है। तो यहाँ पे ये 2017 में पूछा गया प्रश्न है। भारतीय थोक कीमत सूचकांक जो है उसके लिए जो बेस ईयर है वो है 2011-12। तो ये होता है हमारा ऑल इंडिया होलसेल प्राइस इंडेक्स, जिसके लिए बेस ईयर लिया गया है 2011-12। और ये किसके द्वारा डिसाइड किया जाता है, तो डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी प्रमोशन यानी कि DIPP। ठीक है, इसके द्वारा ये जो सूचकांक है वो जारी किया जाता है। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य की वर्तमान मूल्यों पर नवीनतम प्रति व्यक्ति आय मिनिमम है। तो ये जब पूछा गया था प्रश्न, तब बिहार में जो मिनिमम मूल्य थे, मतलब जो करंट मूल्य थे, उसमें जो प्रति व्यक्ति आय थी वो सबसे मिनिमम थी बिहार की। अभी यहाँ पे अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो इसका डेटा जो है वो हर वर्ष कुछ ना कुछ बदलता रहता है। तो यहाँ पे जितने भी प्रश्न आएंगे ये सब पुराने प्रश्न आएंगे। ठीक है, तो बहुत सारे प्रश्न जो है वो हमको स्किप करने पड़ेंगे, या फिर उसके करंट डेटा को ही याद करना है, क्योंकि सारे प्रश्न जो है वो प्रीवियस ईयर की डेटा पे बेस्ड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों पर विचार करें। भारत में चावल उत्पादक राज्यों के रूप में उपयुक्त में से सही आरोही क्रम को चुनना है हमें। ठीक है, तो यहाँ पे ये 2022 का पूछा गया प्रश्न है। जो करंट डेटा है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे जो टॉप राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट है हमारे इंडिया का वो है पश्चिम बंगाल। ठीक है, दूसरे नंबर पे आता है उत्तर प्रदेश, तीसरे नंबर पे आता है पंजाब, और चौथे नंबर पे आता है आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पे ये भी आंसर हमारा एक तरह से सही होगा, क्योंकि इसमें भी सही सीक्वेंस दिया हुआ है। चौथे नंबर पे आता है आंध्र प्रदेश, उससे ज़्यादा उत्पादन होता है पंजाब में, और उससे पहले आता है हमारा उत्तर प्रदेश, और सबसे पहले नंबर पे आता है हमारा पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर D हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में किस राज्य में कपास का औसतन उत्पादन सर्वाधिक है। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन में महाराष्ट्र होता तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा कॉटन होता है।
और दूसरे नंबर में गुजरात आता है। उसके बाद की बात की जाए तो यहाँ पे जो सभी ऑप्शन दिए गए हैं इसमें अगर कॉटन उत्पादन की बात की जाए तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश जो है वो सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक 20वीं शताब्दी के 60वें दशक के अंतिम दौर की हरित क्रांति की प्रकृति का सबसे उचित वर्णन करता है? तो जब ग्रीन रिवॉल्यूशन शुरू हुआ था और तब से लेकर अगर हम आज की बात करें तो इसके जो प्रकृति है उसमें काफ़ी परिवर्तन हो गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आज की जो करंट स्थिति में जो हमारा ग्रीन रिवॉल्यूशन है वो बेस्ड है कि उच्च उपज किस्म कार्यक्रम यानी कि हाई फर्टिलिटी टाइप जो प्रोग्राम्स हैं उस पर चल रहा है। साथ ही जो सीड्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो हाइब्रिड यूज़ कर रहे हैं, हाई क्वालिटी सीड्स यूज़ कर रहे हैं, हाइब्रिड सीड्स यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, हाइब्रिड सीड्स। ठीक है, तो यहाँ पे बीज उर्वरक जल तकनीक भी यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे उपयुक्त में से एक से अधिक ऑप्शन जो है वो हमारा सही हो जाएगा। क्या क्या है, तो यहाँ पे उच्च पैदावार किस्म की बीजें यानी कि हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, उसके बाद फर्टिलाइज़र्स यूज़ कर रहे हैं, सिंचाई हेतु पानी, कृषि मशीनरी, कीटनाशक का प्रयोग किया जा रहा है, फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स भी यूज़ किए जा रहे हैं, और इसके साथ ही किसानों को कृषि ज्ञान जो है वो भी दिया जा रहा है। नेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम प्रोफेसर अमर्त्य सेन से संबंधित है? ठीक है, तो यहाँ पे अमर्त्य सेन के द्वारा दिया गया है सक्षमता उपागम यानी कि हमारा कॉम्पिटेंसी अप्रोच। कॉम्पिटेंसी अप्रोच जो है ये अमर्त्य सेन के द्वारा दिया गया है। तो कॉम्पिटेंसी अप्रोच जो है इसका विकास 1980 में हुआ था और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है व्यक्ति की स्वतंत्रता, कल्याण का जो बहुआयामी प्रकृति होता है यानी कि मल्टी डायमेंशनल जो नेचर होता है विकास का, इसके बारे में। तो ये सभी दृष्टिकोण जो है ये अमर्त्य सेन के द्वारा दिए गए थे और इनको 1998 में इकोनॉमिक्स के लिए नोबेल प्राइज़ भी प्रदान किया गया था। नेक्स्ट है, यहाँ पे भारत को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? तो पहला दिया है एक फूड डेफिसिट इकोनॉमी यानी कि खाद्य की कमी वाली अर्थव्यवस्था, तो ये तो है ही नहीं, ऑप्शन ही गलत है। नेक्स्ट है श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था यानी कि लेबर सरप्लस इकोनॉमी है हमारी, ये सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो हम हमारे कंट्री में जो एक कंसेप्ट है कि जो हमारे लेबर हैं वो कम मूल्य में भी काम करने के लिए तैयार हैं, तो चीप लेबर मिल जाते हैं आसानी से। साथ ही अनएम्प्लॉयमेंट की दर इतनी ज़्यादा है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो लेबर भी बन जाते हैं और साथ ही पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है। ठीक है, तो पॉपुलेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, साथ ही यहाँ पे लोगों का जो डेवलपमेंट की दर है वो काफ़ी कम होने के कारण जो हमारी अर्थव्यवस्था इकोनॉमी है वो लेबर सरप्लस है यानी कि श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि और उससे संबंधित प्रक्षेप का अंश कितना है? तो ये 2008 का पूछा गया प्रश्न है। उस समय भारत की जो जीडीपी थी वो बहुत ज़्यादा कृषि पे आधारित थी। अगर हम लोग करंट डेटा की बात करें तो करेंटली जीडीपी में एग्रीकल्चर का जो परसेंटेज है वो 18 से 16% है। किसी जगह पे आपको 16 दिखेगा, कहीं पे 18 दिखेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, कोई भी डेटा आप लोग याद कर सकते हैं, कम प्रतिशत हो गया है पहले की तुलना में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है? तो यहाँ पे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में गेहूं, चावल और दाल तीनों ही शामिल हैं, तिलहन शामिल नहीं है। ठीक है, तो तिलहन जो है ये शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में खाद्य प्रबंध का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? ठीक है, कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? जो फूड मैनेजमेंट होता है उसका कौन सा एक ऑब्जेक्टिव नहीं है? ठीक है, पहला है खाद्यान्नों का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड मटेरियल्स सही है, खाद्यान्नों की खरीद भी सही है, खाद्यान्नों के बफर स्टॉक का रखरखाव ये भी सही है, खाद्यान्नों का निर्यात ये ऑप्शन सही नहीं है। निर्यात का उद्देश्य जो है वो खाद्य प्रबंधन का नहीं होता है। तो यहाँ पे खाद्य प्रबंधन में आता है उसकी खरीद, उसका वितरण और एक बफर स्टॉक जो है बनता है, बस उसमें रख रखाव। ठीक है, ये सभी जो है वो खाद्य प्रबंधन में आते हैं, उसका निर्यात जो है वो प्रबंधन का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट है, किस वर्ष कृषि और संबद्ध
जो क्षेत्र हैं इनकी वार्षिक औसत वृद्धि दर नकारात्मक हो गई थी। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट जो है उस ईयर जो है वो काफ़ी कम रहा था। ये है 2002 और 3 की घटना। 2002 और 3 के दौरान कृषि और उससे संबंधित जो क्षेत्र हैं इनकी वार्षिक औसत वृद्धि दर जो थी वो नकारात्मक थी, नेगेटिव थी। ठीक है, कब थी? 2002 और 3 में। नेक्स्ट है, भारत के केंद्रीय बजट में संस्थागत कृषि साख का प्रवाह बढ़ाने के लिए वर्ष 2020-21 के लिए क्या लक्ष्य जो है वो रखा गया है? तो यहाँ पे 2020 का प्रश्न पूछा गया है, बजट का प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो अभी हमारे करंट डेटा के हिसाब से तो ये सभी डेटा जो है वो पुराना हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा बीमा भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड के द्वारा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, यह योजना वर्ष 2007 के दौरान दक्षिण पश्चिमी मानसून अवधि में शुरू की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे वर्षा की वजह से, मानसून में जो वर्षा होती है उसकी वजह से कभी कभी भारी नुकसान हो जाता है किसानों को, तो उसके लिए वर्षा बीमा किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे केवल एक स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी सही है, दूसरी स्टेटमेंट गलत है। तो वर्षा बीमा जो है ये 2004 में इसको आरंभ किया गया था। यहाँ पे ऑप्शन में 7 दिया हुआ है तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, 2004 में इसको प्रारंभ किया गया था और जो औसत वर्षा के 20% या अधिक की कमी पर बीमा सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, तो अगर बारिश बहुत ज़्यादा होती है तब भी फसलों को नुकसान होता है और बारिश यदि कम हो जाती है तब भी सूखा पड़ जाता है। ठीक है, तो 20% या अधिक की कमी यदि हो जाती है औसत वर्षा में तो बीमा सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, कृषि क्षेत्र की बीमा का कवर जो है वो उपलब्ध कराने के लिए भारतीय कृषि बीमा कंपनी एक संस्था जो है वो बनाया गया, जिसकी स्थापना 2002 में की गई थी। तो भारतीय कृषि बीमा कंपनी की स्थापना 2002 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएसएमई के बारे में दिया हुआ है। एमएसएमई यानी कि माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम जो कि 2006 में आया था, इसके अनुसार निम्न में से कौन सा एक निर्माणी क्षेत्र के मध्यम उद्योग हेतु निर्धारण निवेश की सीमा की गई है। ठीक है, तो कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसके बेसिस पे जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनको कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक है माइक्रो कंपनी, एक है मिनी और एक है मीडियम। ठीक है, तो MSME। ठीक है, यहाँ पे माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, एंटरप्राइज होता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि मध्यम उद्योग कौन सा है? तो मध्यम उद्योग होता है हमारा 5 करोड़ रुपए से अधिक और 10 करोड़ रुपए से कम, यानी कि 5 से 10 के बीच का जो बिजनेस है वो मध्यम उद्योग में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 जुलाई 2020 से जो प्रभावी हुआ है जो डेफिनेशन, उसके हिसाब से देख लेते हैं। तो सूक्ष्म जो होता है यानी कि माइक्रो कंपनी ऐसी होती है जिसमें निवेश जो है वो 1 करोड़ का है और टर्नओवर जो है वो 5 करोड़ का है। ठीक है, जो लघु यानी कि स्मॉल कंपनीज होती हैं उसमें निवेश होता है 10 करोड़ का और टर्नओवर होता है 50 करोड़ का। वहीं अगर मध्यम यानी कि मीडियम कंपनी की बात की जाए तो इसमें निवेश होता है 50 करोड़ का और इसका टर्नओवर होता है 250 करोड़ रुपए का। ठीक है, तो यह हमें नई परिभाषा याद करनी है। पिछले परिभाषा के हिसाब से 2006 के बाद ये सीमा बनाई गई थी। इसका डेटा जो है ये पुराने क्वेश्चंस के लिए तो सही है, लेकिन आज के अगर क्वेश्चंस देखे जाएं तो उनके लिए हमें बस यही डेटा याद रखना है। नेक्स्ट है, हाल के केंद्रीय बजट में FM ने बीमा क्षेत्र के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, जिसको FDI कहते हैं, इसकी सीमा को वर्तमान में बढ़ाकर कितना कर दिया है। ठीक है, तो ये 2022 के बजट का प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, आप बस ये देखते रहिए कि इकोनॉमी में प्रश्न जो है वो किस तरह से पूछे जा रहे हैं। अगर वो बेसिक क्वेश्चन है जो कि कभी नहीं बदलेगा तो मैं आपको आंसर बता दूंगी, लेकिन कोई ऐसा प्रश्न जो कि बजट पे पूछा गया है या जिसका करंट डेटा कुछ और है तो जो बताने लायक होगा वो मैं करंट डेटा बता दूंगी। अब यहाँ पे ये जो प्रश्न है ये 22 के बजट के हिसाब से पूछा गया, तो मुझे नहीं लगता इसका अभी के टाइम पर कोई खास योगदान होगा हमारे एग्ज़ाम में। फिर भी जानने के लिए याद रखिए 74%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय द्वारा लघु रत्न श्रेणी 1 उद्योग को अधिकतम कितनी धनराशि तक वित्तीय स्वायत्तता दी गई है? तो यहाँ पे लघु रत्न श्रेणी 1 में 500 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वायत्तता जो है वो दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकारी कौन है? तो कौन सा ऐसा
इंस्टीट्यूशन है जो कि सरकारी व्यय को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है, ये है वित्त मंत्रालय, फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। इसके अंतर्गत 5 विभाग शामिल हैं, ठीक है। तो वित्त मंत्रालय में 5 विभाग आते हैं। कौन कौन से? एक होता है आर्थिक कार्य विभाग, दूसरा होता है व्यय विभाग, राजस्व विभाग, वित्तीय विनिवेश विभाग तथा वित्तीय सेवा विभाग, ठीक है। तो इन सभी का कार्य क्या होता है? जो भी वित्तीय जो लेन देन हुआ है उसका प्रबंधन करना, एक प्रणाली व्यवस्थित करना, उस पर निगरानी रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय सरकार के निम्नलिखित महत्वपूर्ण कर राजस्व के स्रोतों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे ये उस समय के बजट के हिसाब से क्वेश्चन पूछा गया है कि किस राजस्व, किस रेवेन्यू पे कितना खर्चा किया गया है और इसको एक अवरोही क्रम में लगाना है, ठीक है। तो सकल कर राजस्व के मामले में इनका सही अवरोही क्रम जो है वो कौन सा होगा, ये केंद्रीय सरकार के द्वारा जो 2015 का बजट आया है उसके हिसाब से पूछ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन जो दिया हुआ है वो है निगम कर, फिर निगम कर के अलावा अन्य कर, फिर आता है हमारा संघ उत्पादन शुल्क, फिर आता है कस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार की आय का सबसे बड़ा सोर्स क्या है? तो यहाँ पे जो हमारा डायरेक्ट टैक्स होता है, प्रत्यक्ष कर होता है, वो भारत सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा एकल साधन कौन सा है जिससे भारत के राजस्व कर से सरकार को आय होती है, आय प्राप्त होती है? तो ऐसा कौन सा साधन है जिससे भारत में राजस्व कर से सरकार को आय प्राप्त होती है? तो यह है उत्पाद शुल्क, ठीक है। वर्तमान में ये जो प्रश्न है इसमें उत्पाद शुल्क जो है वो आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो अभी हमने देखा प्रत्यक्ष कर जो है वो इसका सबसे बड़ा सोर्स है। नेक्स्ट है, ब्याज भुगतान एक आइटम है, ये है राजस्व व्यय का, ठीक है। तो रेवेन्यू जो हमारा व्यय होता है, एक्सपेंडिचर होता है, उसी से हम लोग ब्याज का भुगतान करते हैं, ठीक है। तो इंडिया जो है वो कई जगहों से लोन लेता है, जैसे कि एशियन डेवलपमेंट बैंक हुआ, वर्ल्ड बैंक हुआ। तो जो भी डेवलपमेंट कार्य होते हैं इंडिया के, उनके लिए लोन लिए जाते हैं। ये जो लोन होता है इसके लिए कुछ ब्याज भी देना पड़ता है। तो ब्याज का भुगतान जो होता है उसको हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट होता है ब्याज का भुगतान। नेक्स्ट है, राजकोषीय घाटा क्या है, ठीक है। तो हमारा जो रेवेन्यू डेफिसिट होता है, ये सब टर्म्स जो होते हैं ये बजट में यूज़ किए जाते हैं। रेवेन्यू डेफिसिट होता है, एक्सपेंडिचर कैपिटल डेफिसिट होता है। तो रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब क्या होता है? तो बजटीय घाटे का योग और सरकार का बाजार ऋण तथा दायित्व, ठीक है। तो इसका मतलब होता है रेवेन्यू डेफिसिट की बात कर रहा है, यहाँ पे डेफिसिट की बात कर रहा है। इसका मतलब है बजटीय घाटे का योग, ठीक है, बजट में कितना डेफिसिट हुआ, इसके साथ ही सरकार जो है इसने बाजार से, मार्केट से कितना लोन लिया है, कितना इस पर दायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है लोन का। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। बाकी ऑप्शन देखते हैं। तो कुल व्यय माइनस कुल प्राप्तियाँ, ये होता है हमारा बजटीय घाटा, ठीक है। तो 1 बाय 1 एक एक शब्द जो है उसको हम लोग जानेंगे। सबसे पहले है प्राथमिक घाटा, यानी कि प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है? तो राजकोषीय घाटा मतलब जो हमारा रेवेन्यू डेफिसिट हुआ है, इसमें से जो भी लोन लिया गया है, तो लोन का जो इंटरेस्ट है उसकी अदायगी के बाद जितना पैसा बचता है वो होता है हमारा प्राइमरी घाटा। नेक्स्ट है हमारा बजटीय घाटा, मतलब जितना हमने कमाया और माइनस जितना हमने व्यय किया। तो कैपिटल गेन जो हुआ है हमारा माइनस जितना हमारा एक्सपेंडिचर हुआ है, ये क्या होता है हमारा बजटीय घाटा। राजस्व घाटा, रेवेन्यू घाटा, ये होता है कि रेवेन्यू में जितना प्राप्त हुआ है और रेवेन्यू में जितना व्यय हुआ है। तो रेवेन्यू कैपिटल माइनस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये क्या होता है हमारा राजस्व घाटा। नेक्स्ट होता है राजकोषीय घाटा। तो ये होता है बजटीय घाटा, यानी कि कितना प्राप्त हुआ माइनस कितना लॉस हुआ, और इसके साथ ही सरकार पर जो ऋण है या फिर सरकार पर जो अन्य रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। तो राजस्व प्राप्तियाँ, ऋण से प्राप्तियाँ, अन्य प्राप्तियाँ माइनस कुल व्यय जो है ये हो जाएगा हमारा राजकोषीय घाटा। अगर ये सभी टर्म्स जो हैं वो आपको कठिन लग रहे हैं तो जब भी आपको बजट पढ़ाया जाएगा उससे पहले मैं कोशिश करूँगी कि शॉर्ट्स के माध्यम से या एक सेपरेट वीडियो के माध्यम से ये सभी टर्म्स जो है वो आपको एक्सप्लेन कर दिया जाए। तो अगर ऐसा कोई वीडियो आपको चाहिए होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिखिएगा, जिससे हम लोग इस तरह के जो वीडियो है वो और लाना चाहेंगे आपके सपोर्ट के लिए। नेक्स्ट है, भारत में राजस्व घाटे से क्या तात्पर्य है?
ठीक है। तो अभी हमने जाना राजस्व घाटा क्या होता है। तो यहाँ पे भारत सरकार के ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो भारत सरकार को अपने उन व्ययों के वित्त पोषण के लिए उधार लेने की आवश्यकता है जो पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं करते हैं। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। इसको समझते हैं कि सरकार का जब राजस्व व्यय जो होता है वो उसके राजस्व आय से अधिक होता है। तो याद रखिएगा, इनकम जो हम कमा रहे हैं, पर अगर हमारे खर्चे उससे ज़्यादा हो गए तो हम कहाँ चले जाएंगे, घाटे की स्थिति में चले जाएंगे। मतलब हमने खर्चा ज़्यादा कर दिया, पैसे कम थे हमारे पास, तो हम लोग क्या होंगे, राजस्व घाटे में हो जाएंगे। इसकी पूर्ति के लिए क्या करती है सरकार, जो होती है वो लोन लेती है, कर्ज लेती है। उससे कोई पूंजीगत संपत्ति सृजित नहीं होती है, बल्कि केवल परिचालन लागत या दैनिक खर्चे की पूर्ति होती है। ठीक है। तो यही समझा रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे वित्त पोषण के लिए उधार लेते हैं, उधार लेने की आवश्यकता तो होती है, लेकिन कोई परिसंपत्ति, हम लोग कोई कंस्ट्रक्शन या कंस्ट्रक्टिव काम नहीं कर सकते उससे, क्योंकि हमारे तो खर्चे ही नहीं चल रहे हैं। तो पहले तो खर्चे चलाने होंगे ना, उसके बाद हम कुछ और कंस्ट्रक्टिव काम कर सकते हैं। तो पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे केंद्रीय बजट से प्रश्न पूछा गया है। तो 22 का प्रश्न है, 21 के बजट से पूछा गया है। राजकोषीय घाटा जो है, इसमें सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत आकलन किया गया है। ठीक है। तो ये प्रश्न पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डेटा जो है वो काफ़ी पुराना है। जब हम लोग बजट पढ़ेंगे इस वर्ष का, तो वहाँ पर ये सभी डेटा जो है वो आपके क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभावी राजस्व घाटा किस केंद्रीय बजट में पेश किया गया था। तो यहाँ पे केंद्रीय बजट 2011-12 में राजस्व घाटे को पेश किया गया था। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा 11-12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संशोधित मूल्य वर्धित कर का संबंध है। ठीक है। तो यहाँ पे मूल्य वर्धित कर मतलब वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। ठीक है। तो इसका संबंध जो है वो उत्पाद कर से, प्रोडक्शन टैक्स से। ठीक है। तो उत्पाद शुल्क के इतिहास में वर्ष 1986 में एक ऐतिहासिक वर्ष रहा है, जब दीर्घकालिक राजकोषीय नीति यानी कि 1985 के क्रियान्वयन में वीपी सिंह, जो कि उस समय के वित्त मंत्री थे, इनके द्वारा 1986 में एक मोड वैट जो है वो लागू किया गया। ठीक है। तो वैट जो है वो क्या है, एक संशोधित मूल्य वर्धित कर है, यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स है, एक प्रकार का केंद्रीय उत्पाद शुल्क है। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में सेवा कर किस वर्ष प्रारंभ किया गया था। तो सेवा कर 1994-95 में प्रारंभ किया गया था। चलैया समिति जो थी उसके द्वारा एक सेवा कर जो है ये एक अप्रत्यक्ष कर है, ये लगाया गया था। वर्तमान में इसको जीएसटी में शामिल किया गया है। सर्विस टैक्स जो है वो जीएसटी में शामिल है। नेक्स्ट है, यहाँ पे कुछ मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन दिया गया है, जैसे कि राष्ट्रीय कृषि नीति कब आई थी। ठीक है। नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी। उसके बाद है समुद्रीय मत्स्य नीति कब आई थी। नवीन विदेशी व्यापार नीति कब आई थी, और 7वां वित्त आयोग कब आया था। तो यहाँ पे राष्ट्रीय कृषि नीति जो है वो 2000 में आई थी। अगर हम लोग 7वां वित्त आयोग की बात करें तो ये 1978 में आई थी। नवीन विदेशी व्यापार नीति जो है वो 2014 में आई थी, 2014 में आई थी, और मत्स्य नीति जो है वो 2004 में आई थी। ठीक है। तो इस तरह से ये सभी ऑप्शंस जो हैं वो हम लोग मैच कर सकते हैं। थोड़ा कठिन प्रश्न है ये, क्योंकि अगर पॉलिसी के बारे में पूछ रहा है और उससे संबंधित ईयर पूछ रहा है तो बहुत बेसिक नॉलेज जो है वो आपके पास होनी चाहिए। जैसे कि क्योंकि मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन है तो 1 या 2 ऑप्शन भी आपको मिल जाते हैं, तो आप मैच कर लेते हैं। ठीक है। तो राष्ट्रीय कृषि नीति याद कर लीजिए 2000 में आई थी, मत्स्य नीति 2004 में आई थी, नवीन विदेशी व्यापार नीति जो है वो 2014 में आई थी, और 7वां वित्त आयोग जो है वो 1978 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन दिया गया है। पहला है ओपन जनरल लाइसेंस। ठीक है। तो इसकी ज़रूरत होती है विदेशी व्यापार के लिए। ट्राइसम की बात की जाए तो ये एक स्कीम थी जो कि गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई थी, जिसमें रोजगार प्रदान किया जाता था। नेक्स्ट आता है थोक मूल्य सूचकांक, यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स। इससे क्या होता है, तो इससे मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन को कैलकुलेट किया जाता है। नेक्स्ट है नकदी रिजर्व अनुपात, ये ऋण नियंत्रण के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है। तो एक तरह से लोन जो है उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग कैश रिजर्व रेशियो जो है, कैश रिजर्व रेशियो CRR कहा जाता है, इसका यूज़ करते हैं। ठीक है। यहाँ पे ये ऑप्शंस हमारे सभी जो होंगे मैच हो जाएंगे।
आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ट्राइसम जो है वो कौन से ईयर में आया था, कौन से वर्ष में ट्राइसम योजना जो है वो लाया गया था। नेक्स्ट है, भारत में बजट घाटे को पूरा करने के लिए ट्रेजरी बिल प्रणाली को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे बजट घाटे के लिए एक ट्रेजरी बिल लाई जाती थी, ये 1997 में समाप्त कर दिया गया था। 31 मार्च 1997 में जो एडहॉक ट्रेजरी बिल है इसको समाप्त कर दिया गया था। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1955 में हुई थी। 1955 में शुरुआत हुई थी, 97 में इसको समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मिड 50s में अपनाए गए महालोनोबिस प्लान मॉडल का उद्देश्य था। तो इसको कहा जाता है मिड 50s। इसका मतलब है भारी उद्योग की स्थापना करना जो कि पूंजी सघन थे। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्लान का मॉडल था और इसका ये उद्देश्य था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना है, इसको महालोनोबिस प्लान भी कहा जाता है, जो कि 1956-61 में आई थी। इसमें 4 क्षेत्रीय मॉडल पे आधारित था। कौन कौन सा क्षेत्र था? तो एक वस्तु क्षेत्र था, एक फैक्ट्री उत्पादित वस्तु क्षेत्र था, एक लघु इकाई उत्पादन क्षेत्र था, एक था घरेलू उद्योग क्षेत्र। ठीक है, तो यहाँ पे औद्योगिकरण का, इंडस्ट्रियलाइजेशन को मेन टारगेट पे रखा गया था कि इससे हमारी जीडीपी में सुधार आएगा, और ये था हमारा द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956-61 का पार्ट था। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, संविधान के अनुच्छेद 113 के अनुसार वार्षिक बजट में कितने अनुदान की मांगें संसद में पेश की जाती हैं? ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा बजट होता है इसमें अनुदान की मांग की जाती है, संसद में पेश की जाती है। तो इसमें कोई संख्या जो है उसका निर्धारण नहीं किया गया है, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन जो है वो हमारा सही हो जाएगा। तो अगर हम लोग आर्टिकल 113 की बात करें तो इसमें सिर्फ डिमांड फॉर ग्रांट्स के बारे में बताया गया है, कोई नंबर नहीं दिया गया, डिमांड फॉर ग्रांट्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए इकोनॉमी के, और इससे पहले हमने कुछ क्वेश्चन पढ़े थे भारत के भूगोल के। अगले लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे 51वें प्रश्न से। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। जो भी प्रश्न आपसे पूछे गए हैं कमेंट बॉक्स में उनका रिप्लाई ज़रूर करिएगा। इससे होता क्या है कि कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो जब आप खुद से सर्च करते हैं तो आपके दिमाग में रह जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा मेन उद्देश्य ये है कि हमें एटलीस्ट लेक्चर के माध्यम से जो भी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, जो भी क्वेश्चंस हम लोग पढ़ रहे हैं वो हमारे दिमाग में टिके रहें। जब भी एग्ज़ाम आए तो हम लोग उस तरह के क्वेश्चन यदि आते हैं तो उनको कर सकें। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।